जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस सक्सेस मेकर क्लब का क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला पूछ रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये किया गया था आपके 1908 में। कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाणकालीन स्थल में कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के झींगों से निर्मित है। मतलब ये कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें जो हड्डी का उपकरण जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपके चिरांद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो चिरांद से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है अगला कि भारत में नागरिक सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। तो ये बख्तियार खिलजी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्धों का केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म से जो भी शिक्षा होती थी वो शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने ह्यूनों को पराजित किया था। तो ह्यूनों को पराजित करने के बारे में स्कंदगुप्त के बारे में ये भीतरी स्तंभ लेख में है चर्चा। किस में है? तो भीतरी स्तंभ लेख में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के समय जो जीवक था वो किसके दरबार में थे? तो ये बिंबिसार के दरबार में था। किसके दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में था। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। तो दक्कन की विजय प्राप्त कौन राजा किए थे? तो ये थे आपके कौन राजा थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र का नाम क्या था? उसका बिंदुसार था। क्या नाम था? बिंदुसार था। और वही बिंदुसार के पुत्र कौन था? तो अशोक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किसको हराया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को। किसको हराया था? तो घनानंद को हरा करके और क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसका? तो मौर्य वंश का। तो ये देख लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो वो हुआ था आपके सतारा। कौन हुआ था? सतारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुद्रास्फीति के बढ़ने पर सरकार की कर वसूली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। जब महंगाई बढ़ जाएगा तो सरकार टैक्स कैसे वसूलेगा? तो शुरू शुरू में उसको पैसा की कमी होगा, तो इसीलिए वो क्या करेगा? आपके टैक्स को बढ़ा देगा। टैक्स को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब फिर उसके राजकोष में पैसा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? टैक्स को घटा देगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा आंसर कि कर वसूली पहले बढ़ता है फिर बाद में क्या होता है? घटता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। तो ये कह रहा है कि सेबी के बारे में। क्या किसके बारे में कह रहा है? तो ये सेबी के बारे में कह रहा है। तो सेबी क्या कब हुआ था गठन? पहले ये जान लेते हैं। तो सेबी का गठन हुआ था आपके 1988 में। कब हुआ था सेबी का गठन? तो 1988 में हुआ था। उसी 1988 में इसका गठन हुआ। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। तो ये समझ गए। तो अगला उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि, भारत में जो है ये आर्थिक नियोजन की अवधि है, कितनी बार योजना अवकाश लाया गया। मतलब है कि आर्थिक नियोजन जो भारत में हुआ उसके बीच में कितना बार योजना अवकाश लाया गया। तो टोटल आपके कितना बार लाया गया था? तो 3 बार। तो 3 बार कब कब लाया गया था? तो एक बार लाया गया था 1966 में, 66 से 69 तक रहा था। उसके बाद दूसरी बार लाया था आपके 1978 में, 1978 से 80 तक रहा था।
कब तक रहा था? तो 1978 से 1978 से रहा था आपके 80 तक। उसके बाद तीसरी बार लाया था, तो तीसरी बार लाया था 1990 में। तो ये 1990 से कब तक चला था? तो 1992 तक चला था। तो ये हो गया आपके। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति की अस्थाई मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो परिस्थितिकी के बारे में अस्थाई मितव्ययिता है, तो ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये है आपके चिपको आंदोलन का, जिसमें देखे थे ये आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या हुआ था? चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। और इसमें क्या था कि जो पेड़ को जो काट रहा था, तो पेड़ से ना लोग क्या कर रहे थे? चिपक जा रहे थे। तो इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम रखा गया। पेड़ को बचाने के लिए वहाँ की जो स्थानीय लोग थे ना, वो चिपक जा रहे थे, इसीलिए उसका नाम क्या रखा था? तो चिपको आंदोलन रखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि धान की खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापकरण वृद्धि से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि धान के खेत से जो गैस निकलता है उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का नाम है क्या आपके? मीथेन है। मीथेन है उस गैस का नाम। ये गैस जो है ये गाय या भैंस या जुगाली भी करता है, उसमें भी निकलता है ये भैंस, धान की खेती में भी निकलता है। इससे क्या होता है कि वायुमंडल जो है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग अब बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था आपके कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी के सबसे ज़्यादा खपत करने वाला उद्योग कौन कौन है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया है, अभियांत्रिकी है, कागज और लुगदी, और वस्त्र उद्योग और ताप शक्ति। तो ये जो कागज और लुगदी है ये सब होता है लकड़ी से बनता है। तो ये वस्त्र भी हो गया आपके रेशम से बनता है, रेशम के भी वस्त्र जानते होंगे। तो ये ताप शक्ति जो है ना, ये बनता है किससे? तो पानी से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ताप शक्ति। उसके बाद अगला ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? मतलब कि जीव के अश्म से बना हुआ ईंधन नहीं है, कौन कह रहा है? तो ये देखिए, कोयला जो है ये भी जीव के अश्म से बनता है, पेट्रोलियम भी जीव के अश्म से ही बनता है, प्राकृतिक गैस भी बनता है जीव के अश्म से। यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर? यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम क्या है? एक रासायनिक चीज है, ये जीव के अश्म से नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये याद रखिएगा, दांडेली बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के दृष्टि से। कहे कि दांडिया जो है नृत्य है, ये है गुजरात का, लेकिन दांडेली महोत्सव कहाँ का? वन जीव अभयारण्य का है, तो आपके कर्नाटक में हो जाता है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित है? तो ये सुमेलित नहीं बल्कि असुमेलित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए मिस्टल भी फ्रांस का ही है, यामा भी जापान का है, खमसिन हो गया मिस्ट का। ये सब तीनों क्या है? पवन है। और सिरॉक ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपके? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सिरॉक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आपकी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? मतलब एशिया को और यूरोप को अलग करता है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है यूराल पर्वत श्रृंखला है। यही एंडीज और ये हिमालय जो है, हिमालय भारत में है, जो भारत और नेपाल को भी अलग करता है। ये रॉकी पर्वत है गया उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में हो जाता है आपके एंडीज। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो यूराल पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? तो ये कल्पक्कम जो है ये आपके ये हो जाता है तमिलनाडु में, और तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। ये दोनों क्या है? परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। तो ये कल्पक्कम हो गया कहाँ? तमिलनाडु में, और तारापुर महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो अभी जो हिमालय सागर है वहाँ पे पहले कौन सा सागर था? तो वहाँ पे पहले था आपके टेथिस सागर। टेथिस सागर क्या हुआ? टकराने के बाद अब क्या बना? ऐसे जब दोनों तरफ से आके टकराया टेथिस सागर, ऐसे और ऐसे आगे टकराया, तो यहाँ बीच में आपके क्या बन गया? हिमालय बन गया। तो इसी को पहले यहाँ पे क्या था? टेथिस सागर था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है?
तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा नदी को लेकर अलमाटी बांध पर, तो कृष्णा नदी को लेकर जो है विवाद है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हैं। वही आपको पूछेगा कावेरी नदी को लेकर के, किससे, तो कावेरी नदी को लेकर के। तो कावेरी नदी के लिए विवाद किससे है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। तो भारत का जो यहाँ पे ये है क्या है, भौगोलिक क्षेत्र ऐसे है, भारत ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया आपके तमिलनाडु और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। तो यहीं पे है आपके कौन सा, कावेरी नदी है। तो इसीलिए यहाँ किसके विवाद है, तो कावेरी नदी के बीच, इसके बीच है विवाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जरवा भारत के किस राज्य के मूल निवासी है। तो मूल निवासी हो गया मतलब जनजाति मान के चले, जो सबसे पहले से यहाँ निवास कर रहा है। तो जरवा जो है वो सबसे पहले से निवास कहाँ पे कर रहा है, तो अंडमान निकोबार में। तो ये अंडमान निकोबार के क्या है, ये मूल निवासी है, कौन सा, तो ये जरवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नहीं गिरती है। तो भारत में जो है मुख्य रूप से यहाँ पे है आपके बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे है अरब सागर। तो जितने भी नदी है इधर की ओर जो बहती है वो गिरेगी अरब सागर में, इधर की ओर जो गिरेगी वो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे जो भी नदी है, ये तीनों नदी क्या है, कावेरी नदी, ये कावेरी नदी हो गया, यहाँ पे कावेरी नदी हो गया, गोदावरी हो गया और कृष्णा, ये तीनों क्या है इसी तरफ गिरती है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा आपके, तो नन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो नन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किस दार्शनिक ने कहा था। तो ये दार्शनिक का नाम क्या था, तो रोस था। इसने ही कहे थे कि दर्शन और शिक्षा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, यह कथन किसने कहा था। तो जो वास्तविक शिक्षा है उसका संचालन कौन, वास्तविक दार्शनिक ही करेगा, ये कहा था आपके स्पेंसर ने। किसने कहा था, तो स्पेंसर ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है। तो बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है, तो ये मुजफ्फरपुर में है। पटना नहीं मारिएगा, अधिकतर स्टूडेंट पटना ही मारता है। इसको ये याद रखिएगा कि यहाँ प्रथम दूरदर्शन जो है ये बना है आपके कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में आपके बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है प्रसिद्ध लोक नृत्य। किसका है, तो कर्नाटक का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिक नृत्य का अहम जरिया है, किसने लिखा था। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ये है आपके भरत मुनि हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अस्थायी समूह का उदाहरण है। तो अस्थायी समूह मतलब टेम्पोररी, बहुत सारा लोग जब हो जाएगा एक साथ तो उसको कहेगा एक समूह, और उसको क्या है ये अस्थायी कह रहा है कि कुछ देर के लिए रहेगा उसके बाद भंग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि राष्ट्र, समाज और राज्य ये तीनों क्या है कि परमानेंट कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन भीड़ क्या होता है एक टेम्पोररी समूह का क्या होता है, हिस्सा होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं विवाद हो गया, तो विवाद होता है तो देखते हैं बहुत सारा लोग क्या आते हैं देखने के लिए आ जाते हैं, तो भीड़ लग जाता है। और वही विवाद खत्म हो गया तो ये सभी लोग क्या होते हैं, अपने अपने घर चल गए, तो ये भीड़ खत्म हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, टेम्पोररी हिस्सा हो गया किसका, समूह का। उसके बाद ये कह रहा है कि मास्टर कंट्रोल सुविधा हसन किस राज्य में है। तो ये हसन है आपकी कर्नाटक में हो जाएगा। ये हसन जो जगह है मास्टर कंट्रोल सुविधा जहाँ पे ये है आपके कहाँ, कर्नाटक में। उसके बाद कह रहा है कि हाई एटीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। तो हाई एटीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, तो आपके गुलमर्ग में है। कहाँ है, तो गुलमर्ग में। उसके बाद अगला 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 3-4 को करंट अफेयर से भी 5 को पूछ रखा है। तो यह है कि अब्देल फतेह अल सीसी को लगातार तीसरी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। तो ये फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के लगातार क्या बन रहे, राष्ट्रपति बन रहे। कितना बार अभी तक बने हैं, तो लगातार 3 बार ये बन चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 17 दिसंबर 2023 को कहाँ हुआ। तो ये गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कुरुक्षेत्र में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया यूएसए के खिताब जीता है रिजुल मैनी ने। किसने जीता है, तो रिजुल मैनी ने।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके कब? तो 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। वही 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस का क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हुए थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1915 को। तो इसीलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाई इंडिया मैटर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर जयशंकर है। कौन है? तो डॉक्टर जयशंकर है। उसके बाद अगला कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीते आशा ने कितने शावकों को जन्म दिया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, तो इसमें जो चीता लाया गया था अभी, तो उसमें एक चीता मादा चीता था जिसका नाम क्या था? आशा। तो आशा इसने क्या दिए थे? कुछ बच्चे को जन्म दिया जिसको शावक कहा गया। उस कितना शावक को दिया था जन्म? तो वो दिया था 3 शावक को जन्म। कितना? तो 3 को। अगला कह रहे कि सीट मैक्स त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो इसका नाम से ही अब देखिएगा सीट मैक्स, तो एस से हो जाएगा आपका क्या हो गया? तो सिंगापुर। इससे क्या हो गया? तो सिंगापुर हो गया। और हो गया आई से हो गया इंडिया। आई से क्या हो गया? इंडिया हो गया। और उसके बाद टी से हो गया क्या? थाईलैंड हो गया। तो ये हो गया आपके थाईलैंड। तो ये कौन सा हो गया आपके ऑप्शन में? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद अगला है इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाया वो है आपका बिहार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑडिट दिवस किस तिथि को मनाया गया थी? ऑडिट दिवस मनाया गया आपके कब? तो 16 नवंबर को मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? तो लोकसभा का जो है 545 सीट, उसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितना है? तो है आपके 84 सीट है। ऐसे तो कितना है आपके? तो 84। ऐसे लोकसभा में टोटल आपके कितना सीट है? 550 सीट है, लेकिन उसमें से 5 क्या है? जो पीओ के है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके लिए था, जिसमें से 545 सीट में से 5 सीट उसके लिए है रिजर्व की। आज न तक कल ये भारत को क्या करेंगे? हिस्सा बनाएंगे इसको। लेकिन अब 2026 के बाद तो ये फिर ये चेंज भी हो सकता है। क्या चीज़? तो ये लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की क्या होगा? यहाँ पे समानता होगा। क्या होगा? अवसर की समानता। तो अवसर की समानता जो है, यहाँ पे क्षमता की जगह लिख दीजिए समानता। अवसर की समानता, इसका मतलब हुआ कि सभी लोगों को एक समान अवसर दिया जाएगा। इसके लिए संविधान के किस अनुच्छेद में है वर्णन? तो अनुच्छेद 16 में है आपके वर्णन इसके विषय में। उसके बाद अगला है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो 1892 के भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची कौन होगा? जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगा। सूची 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके राज्य सूची, जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक होता है आपके संघ सूची, जिसमें संघ सरकार कानून बनाती है, और एक होता है कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में दोनों बनाएगी। तो दोनों में देखिए समवर्ती सूची पूरा है। तो लोक स्वास्थ्य है, तो लोगों को स्वास्थ्य रखने के लिए दोनों काम करेगा। वही डाक, रेल, डाक हो गया, रक्षा हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा? तो केंद्र सरकार के अंदर। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो पहले मौलिक अधिकार में संशोधन होने का अधिकार नहीं था संसद को, लेकिन ये केशवानंद भारती केस जब हुआ उसके बाद से क्या हुआ कि मौलिक अधिकार में भी संसद संशोधन कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारत में जो संघवाद जो अपनाया है, वो किस देश से आधारित है? तो ये आपके कनाडा मॉडल है। किसका है? तो कनाडा मॉडल है। निम्नलिखित कथनों का सही बताइए, इसमें सही कथन कौन है? तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपके, कौन सा कथन होगा? तो ये हो जाएगा डी, भारत संसदात्मक प्रजातंत्र है। मतलब भारत में देख रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा है, एक संसद इस प्रकार से, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा।
तो इस यहाँ पे क्या होता है कि जनता क्या करते हैं, वोट दे करके प्रतिनिधि चुनते हैं, तो प्रजातंत्र हो गया। तो इस प्रकार से हो गया कि भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विचार किसके द्वारा किया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा जो है यूपीएससी का जो है काम, तो उस पर विचार कौन करेगा उसका काम का, कि अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए विचार कौन करेगा, तो इसके लिए विचार आपके करता है संसद करता है। कौन करेगा, तो संसद करेगा। इस पर विचार करने का अधिकार किसको है, तो संसद के पास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ। यहाँ अब तक होना चाहिए, तो कब तक लिख दें, यहाँ हो जाएगा क्या, तो अब तक। तो अब तक जो है वो सिर्फ एक बार हुआ है घोषणा। कितना बार, तो सिर्फ एक बार। कब, जब 1977 में इंदिरा गांधी का सरकार था, तो 1977 में इंदिरा गांधी धीरे धीरे देख रहे थे कि तानाशाह हो गई थी, तो उसके विरोध में जब जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व में क्या हुआ था, आंदोलन हो रहा था, तो उसके लिए वो क्या किए थे कि आपातकाल लगा दिए थे। किस आधार पर, तो आंतरिक अशांति के आधार पर। तो वही टाइम में एक बार सिर्फ हुआ है। उसके बाद आंतरिक अशांति को जब मोरारजी देसाई की सरकार जब आया, तो आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उस नियम को हटा दिया गया और उसके जगह क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। मतलब शस्त्र के साथ अगर विद्रोह कीजिएगा तब आपका क्या होगा, आपातकाल लगा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति पर नहीं लगा सकता है। उसके बाद अगला है, उसके बाद अगर आगे से है मैथ का है, तो मैथ का हम अगली टॉपिक में देख लेंगे। तो इसमें देखें कि समझ गए आप अच्छे से। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा होगा क्लास तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से डेली का हम इसका ये सक्सेस मेकर क्लब का डेली हम आपको चैनल पर छोड़ देंगे वीडियो डेली डिस्कशन के साथ। ये बिहार एसएससी का इंटर के जो लेवल पर जो एग्ज़ाम है उसका ये डिस्कशन पेपर है।